हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर सेकंड है हमारा फर्स्ट बुक से, इसको हम देखेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। देखिए, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा इस चैप्टर में आपके कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। चैप्टर का जो नाम है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 2-3 टॉपिक आपको नए दिखेंगे। एक तो आपको ये अरब स्प्रिंग दिखेगा, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। और ये एक ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और ये मिडल ईस्ट क्राइसिस वाला, जिसमें ज़्यादातर टॉपिक नहीं थे पहले। गल्फ वॉर जो होता था वो चैप्टर 3rd में होता था, लेकिन अभी इस वाले चैप्टर में हो गया है। अफगानिस्तान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 टॉपिक इसमें नए जुड़े हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और आज का ये पार्ट 1 है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बनता है वो है बर्लिन वॉल। इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए, बर्लिन वॉल क्या थी, इसे समझिए कि ये जो एक वॉल थी जो कि 1961 में बनाई गई थी। ये जो बर्लिन वॉल थी ये एक सिंबल थी किसके बीच में? ये एक तरफ कैपिटलिज्म वाला वर्ल्ड था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड था। इन दोनों के बीच ये डिवीजन का एक सिंबल के रूप में देख लो या प्रतीक के रूप में देख लो, ठीक है। एक तरफ इसमें यूएसएसआर हो जाएगा, एक तरफ इसमें यूएसए हो जाएगा। यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, पूंजीवाद को सपोर्ट करता है और इसको एक बेहतरीन व्यवस्था बताता है। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर है जो कि इसका विरोध करता है और वो कम्युनिस्ट व्यवस्था को और सोशलिज्म को बेहतर बताता है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो कि आपके 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आगे। द बर्लिन वॉल वॉज बिल्ड इन 1961, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 1961 में बनी थी। और ये सेपरेट यानी अलग करती थी किसको? ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग करती थी। और ये जो दीवार थी ये 150 किलोमीटर से ज़्यादा यानी 115 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। और 28 ईयर्स तक खड़ी थी। और ये कब गिरा दी गई थी? ये दीवार 9 नवंबर 1989 यानी 9 नवंबर 1989 को ये जो बर्लिन वॉल थी ये गिरा दी गई थी। अब थोड़ा समझिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक वॉल है। इसके इस वॉल के एक तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ इसके यूएसएसआर है तो दूसरी तरफ इसके यूएसए है। यानी यहां से बंटवारा हुआ था, दुनिया को बांटा गया था। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि यूएसए और यूएसएसआर ने दुनिया को बांट लिया था, जो कि कौन से कॉन्टिनेंट से हुआ था? तो ये यूरोप, ठीक है। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये बंटवारा हुआ था। यहाँ पे एक जर्मनी नाम का देश है, ठीक है, जर्मनी। और जर्मनी की कैपिटल होती थी उस समय में बर्लिन, ठीक है। आज के समय में भी यही हो गया, आप कमेंट में बताइए मुझे। ये हो गया यूरोप। यूरोप में कहाँ पे? जर्मनी। जर्मनी में था बर्लिन और बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, वॉल बना दी गई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? बर्लिन की वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल। एक तरफ ईस्ट बर्लिन हो जाएगा तो दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे समझा था। ये कब तक खड़ी थी? तो आप बोलोगे 28 ईयर्स तक। और 9 नवंबर 1989 को ये गिरा दी गई थी। आखिर ये किसने गिराई और कैसे गिराई? तो ये यहाँ के जो लोग थे, आम जनता थी, उसके द्वारा गिराई गई थी। पहले दीवार में एक छेद किया गया, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इसको तोड़ दिया गया और इसको गिरा दिया गया। फिर कुछ ऐसा माहौल हो गया था, दोनों जर्मनी या फिर आप कहो कि बर्लिन का जो दोनों हिस्से थे, जो बीच में दीवार होती थी, वो एक हो चुके थे। तो इस तरीके से ये दीवार थी। और इससे रिलेटेड 1 नंबर के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए कि सोवियत सिस्टम क्या है। देखिए, क्या था कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपसे कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क्स में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो था ये कैम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया इन 1917। देखिए क्या हुआ, रसिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और इसको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के रूप में आप देख सकते हैं। इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि कैपिटलिज्म जो था इसका विरोध किया गया था, ठीक है। और इसमें ये जो प्रेरित था यानी इंस्पायर्ड था, ये जो रिवॉल्यूशन था ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और सोशलिज्म की बात करता था।
और कैपिटलिज्म का इसमें विरोध किया गया। और ये एक ऐसे समाज के, एक ऐसे सोसाइटी की बात करता है जहाँ पे क्या हो, सभी को मतलब समानता मिले, इक्वालिटी की बात करता था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा अटेम्प्ट था, यानी सबसे बड़ा प्रयास था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जो निजी संपत्ति होती है उसको अबॉलिश करना, यानी उन्मूलन करना, उसको खत्म करने के लिए जो प्रयास हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, और इसमें इसके बाद ये कहा गया था कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको किस आधार पे बनाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, यानी ऐसे समाज की ये बात करते थे जहाँ पे इक्वेलिटी हो, लोगों को समानता मिले, इक्वेलिटी मिले और अपॉर्चुनिटी उनको समान मिले। ठीक है, ऐसी बातें ये करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे देखिए, क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि भाई फीचर बताइए सोवियत सिस्टम की, कुछ विशेषताएं बताइए। तो देखिए, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे क्या था, एक ही पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती थी। ठीक है, देखिए लिखा है नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड, यानी कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे अलाउ नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का कोई अपोजिशन यहाँ पे हो सकता था। कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था जो भी ये सत्ता चला रही थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे इनका जो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके हाथ में ज़्यादा सत्ता हो गई थी। ठीक है, और ये तानाशाही पे उतर आए थे। तो ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल प्लान थी, प्लानिंग के साथ तहत होता था यहाँ पे सारा काम, और सब कुछ किसके हाथ में होता था, स्टेट के हाथ में होता था। जो सोशलिज्म होता है वहाँ पे इसी तरीके की व्यवस्था को बेहतर माना जाता है। और जो कैपिटलिज्म की बात अगर हम करें, जैसा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में था, तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी, वहाँ पे ये वाली व्यवस्था नहीं होती थी। वहाँ पे क्या होता था, निजी संपत्ति जो होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्राइवेट हाथों में होती थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। द सोवियत यूनियन वाज फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग 15 रिपब्लिक्स। ये क्या था, ये जो सोवियत यूनियन बना था, जो यूएसएसआर जिसको हम पढ़ते हैं, ये 15 रिपब्लिक्स को जोड़कर, यानी 15 देशों को जोड़कर बनाया गया था। ठीक है, ये सारे देश मिल गए थे और फिर इन्होंने क्या बनाया था, एक सोवियत यूनियन बना लिया था, जिसको यूएसएसआर हम शॉर्ट में कहेंगे। आगे देखिए क्या हुआ। देखिए, देयर वाज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। और यहाँ पे अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जिसमें ऑयल महत्वपूर्ण है, याद रखना, स्टील हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी। और सोवियत यूनियन जो है इसके पास एक बड़ा नेटवर्क था मशीनरी प्रोडक्शन का। और सबसे खास बात इसकी जो है, 1 मार्क्स में ये भी आप नोट कर लेना कि एंड अ वेल डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग की जो व्यवस्था थी, यहाँ पे सिस्टम था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। दूर दराज के जो एरिया होते हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के एरिया, वो भी जुड़े हुए थे एक दूसरे से, सड़कों से, रोड से, जहाँ से आना जाना आसान हो जाता था। तो ये कुछ पॉइंट है। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, सोवियत जो सिस्टम था, इसकी हम विशेषताएं पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फीचर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे धीरे 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 यहाँ पे कमी होती जाएगी। अभी जो पॉइंट है ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट आप देख रहे हो, लेकिन आगे नेगेटिव पॉइंट आएंगे और उसके बाद फिर ये जो सोवियत यूनियन था ये टूट गया था। तो ये समझते हुए चलिए। देखिए आगे समझिए। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार। यानी यहाँ पे जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था, जिसको हिंदी में घरेलू उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, और डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो यहाँ पे थी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का निर्माण होता था। पिन से लेकर कार तक का मतलब है यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों का यहाँ पे निर्माण कर लेते थे ये। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन अमेरिका से अगर हम इनकी तुलना करें, अमेरिका में बनाई जाने वाली चीज़ों को, जो वहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही हैं, और जो सोवियत यूनियन में जो चीज़ें बन रही है, अगर उसकी हम क्वालिटी को कंपेयर करें तो वो अमेरिका वाली जो चीज़ें थी वो ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती थी। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होती थी। आगे देखिए। द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर वाज मोर डेवलप्ड। ठीक है,
देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बहुत डेवलप थी, हमने पढ़ा है। उसके यूएसए के बाद जो था वो नंबर आता था यूएसएसआर का, यानी दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी उस समय में किसकी थी, यूएसए की थी। और उसके बाद कौन सा आता था, यूएसएसआर आता था बाकी दुनिया से। और आगे समझिए, जो यूएसएसआर था इसने अपने लोगों के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है वो निर्धारित कर रखा था पहले से, ठीक है, सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या करते थे भाई, यहाँ जो गवर्नमेंट होती थी जो, वो इनको सब्सिडी देती थी किन चीज़ों पे, जो इनके लिए बेसिक नेसेसरी चीज़ें जो भी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, चाइल्ड केयर हो जाएगा, यहाँ पे अन्य जो अदर जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उन सब में इनको छूट मिल जाती थी। तो यहाँ के लोगों को बहुत राहत थी इन सब चीज़ों से, ठीक है। और एक सबसे खास बात यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट। तो समझ जाइए कि यहाँ पे बेरोजगारी भी नहीं थी, ठीक है, लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा सोवियत यूनियन का, एक तरह से सोवियत यूएसएसआर का, हम पॉजिटिव पॉइंट पढ़ते चल रहे थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कमी आनी शुरू हो गई। और जब कमी आनी शुरू हुई तो धीरे धीरे ये पतन की तरफ जाता रहा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया जब वो 1991 में खत्म ही हो गया। तो अब इसके पढ़ेंगे कुछ नेगेटिव, यानी कुछ इसकी कमियां जो थी। देखिए, जो सोवियत सिस्टम था बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ठीक है अथॉरिटेरियन, यानी यहाँ की जो सिस्टम था वो बिल्कुल बेकार होने लगा। यहाँ पे जो नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो, ठीक है, उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनकी चलती थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान था। और जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं उसमें तानाशाही आ गई थी। जो यहाँ पे आपको पता है एक ही पार्टी का शासन था, जो मैंने अभी आप बताया आपको कि यहाँ पे केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी कोई अपोजिशन यहाँ पे हो नहीं सकती थी, कोई दूसरी पार्टी का शासन यहाँ पे हो नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लोग, पार्टी के कर्मचारी, ठीक है, अधिकारी, ये बिल्कुल मतलब अपनी सत्ता का पूरा ऐसा इस्तेमाल करने लगे जिससे लोगों को नुकसान होने लगा, लोगों को दिक्कतें होने लगी। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। ये जो व्यवस्था थी इसने यहाँ के लोगों की जो जीवन था, जो जिंदगी थी, जो लाइफ थी, उसको बिल्कुल मुश्किल बना दिया था, कठोर बना दिया था। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही थी, ठीक है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का अभाव था। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी कि लोग मतलब जैसे हमारे देश में इतना ज़्यादा बोल लेते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, ऐसा यहाँ पे नहीं था, ठीक है। यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे में लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते थे, जोक्स एंड कार्टून्स का सहारा लेते थे। तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से नेगेटिव पॉइंट शुरू हो गए हैं, समझते हुए चलिए, ठीक है। नेगेटिव क्या है, ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था हो गई थी, लोगों को नुकसान था, ठीक है, तानाशाही हो गई थी, यहाँ पे लोगों का जीवन कठिन हो गया था, डेमोक्रेसी नहीं रही थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोग बोल नहीं सकते थे खुलकर। तो ये कमियां थी। आगे देखिए और समझिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो सोवियत इंस्टीट्यूशन है, यानी यहाँ की जो संस्थाएं हैं, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी, यानी कि सुधार की जरूरत थी। लगभग सभी जो इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे सब में सुधार की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसका बहुत तगड़ा प्रभाव था उसमें, ठीक है। वो इसके होते हुए तो वो व्यवस्था सुधर नहीं सकती थी। तो इस पार्टी ने, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसका पूरा कंट्रोल था, उसने इंस्टीट्यूशन को और बर्बाद कर दिया था। यानी कि ये इंस्टीट्यूशन जो थे अनअकाउंटेबल थे, यानी कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, ठीक है, अनअकाउंटेबल टू द पीपल, यानी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। जैसे भारत जैसे देश में बात करें, कोई संस्था होती है तो वो जवाबदेह होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो आप समझिए कि लोगों का जीवन कैसा होता जा रहा था। आगे देखिए, समझिए इसे, द कम्युनिस्ट पार्टी इवन रिफ्यूज टू गिव फ्रीडम टू पीपल ऑफ 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के जो लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको फ्रीडम देने से मना कर दिया था, यानी उनको मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, मतलब बहुत तरह के, मतलब एक तरह से पूरा स्टेट जो था उसके हाथ में ही था सब कुछ। कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत ज़्यादा चलती थी, स्टेट के हाथ में सब कुछ था, स्टेट जैसा चाहे वैसा चला सकता था, इनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ था, इन लोगों ने, ये जो यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए खुद मिलकर इन्होंने क्या करा था, 15 रिपब्लिक्स ने मिलकर यूएसएसआर बना लिया था। लेकिन थे तो इसमें 15, अभी आप 15 देश पढ़ते हो, 15 रिपब्लिक्स पढ़ते हो, लेकिन इसमें 15 में भी एक कमी थी। वो कमी क्या थी
कि एक देश ऐसा था जिसकी बहुत ज़्यादा चलती थी। वो देश कौन सा था? वो रसिया था। अब रसिया की बहुत ज़्यादा चलती थी तो बाकी जो 14 थे उनको दिक्कत हो जाती थी, वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करा रहे थे, यानी इग्नोर्ड महसूस करते थे। तो ये समस्या समझिए। देखिए, ऑन पेपर रसिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स। अगर हम कागजों में बात करें तो रसिया जो था केवल एक ऐसा देश था इनमें से 15 रिपब्लिक में से जो जिसने मतलब कभी एक समय में इसको बनाया था। यूएसएसआर को 15 देशों ने मिलकर बनाया था, उसमें से केवल एक देश था रसिया। ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। रियलिटी ये थी कि रसिया जो था वो डोमिनेट करता था, यानी रसिया का कहीं ना कहीं वर्चस्व बहुत ज्यादा था। ठीक है, रसिया ज्यादा, देखो उसका एरिया सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, सबसे ज्यादा डेवलप था, उसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की बात करें, वेपन्स की बात करें तो वो रसिया के पास होते थे। तो रसिया मतलब हर मामले में आगे था, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था, इसलिए ये डोमिनेट करता था। और जो बाकी के देखो 15 में से एक है रसिया, बाकी जो 14 रहे होंगे वो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं, सप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं कि उनको दबाया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, ऐसा महसूस होता था। तो बाकी को सही नहीं लगता था ये। आगे देखिए, इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। अब समझिए, देखिए क्या था कि हथियारों की होड़ में सोवियत यूनियन ने हमेशा से यूएसए को टक्कर दी, यानी यूएस को टक्कर दी बराबर की। लेकिन इसके लिए इसने सोवियत यूनियन ने एक बहुत भारी कीमत भी चुकाई। वो भारी कीमत क्या है कि हथियारों के मामले में तो टक्कर देता रहा लेकिन बाकी मामलों में पिछड़ता गया। आगे समझिए, देखिए, सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो पश्चिमी देश थे उनसे पिछड़ गया टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के मामले में। ठीक है, वहां पे जो निर्माण वगैरह था उन सब चीजों के मामले में धीरे धीरे ये पीछे होता जा रहा था पश्चिमी देशों से। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो इसके लोग थे, यानी इसके जो सिटीजन्स थे, उनकी जो राजनीतिक और जो आर्थिक आकांक्षाएं थी उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। लोग जो चाहते थे वो चीजें भी नहीं पूरे कर पा रहा था स्टेट, यानी सोवियत यूनियन। आगे देखिए, अफगानिस्तान में एक 1979 का मामला है जहां पे सोवियत यूनियन ने हस्तक्षेप कर दिया, वहां पे अपनी सेना वगैरह भेज दी। इसकी वजह से भी धीरे धीरे ये क्या हुआ, सोवियत यूनियन कमजोर हुआ, क्योंकि पहले ही इसकी व्यवस्था खराब थी, ऊपर से दूसरे के मामले में इसने टांग अड़ाई, तो उसकी वजह से भी इसको नुकसान हुआ। आगे क्या होता है कि सोवियत यूनियन फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, जो वहाँ की जो उपभोक्ता वस्तुएं होती थी, जो भी चीजें होती थी, इन सब चीजों की कमी होने लगी। और कमी एक इस लेवल पे पहुंच गई कि इनको फूड भी जो था वो इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और वो भी इंपोर्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था हर साल। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा था, स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, लोगों को सब्सिडी मिलती थी, लोगों को वहां पे बेरोजगारी नहीं थी, जनता खुश थी, बेसिक चीजें मिल जाती थी, सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक थी। लेकिन अब लास्ट में क्या हुआ, धीरे 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 सोवियत संघ जो था पिछड़ता जा रहा था हर मामले में और कमजोर होता गया। और इस तरीके से फिर सोवियत संघ बिल्कुल एक समय ऐसा आया 1991 जहां पे ये टूट गया, यानी कि खत्म हो गया सोवियत संघ। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है, वहाँ पे सर्च करके कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।